नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रयोगशीलता की दिशाएं इस विषय पर बात करेंगे। यह विषय आपके परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखिए ताकि सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। निराला के काव्य में प्रयोगशीलता, इसको समझने के लिए इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले हम लोग समझ लेंगे कि काव्य में प्रयोगशीलता का अर्थ क्या होता है। वैसे ही कथ्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता किस प्रकार दिखाई देती है। स्वच्छंद छंद प्रयोग, इसमें क्या उन्होंने अपने प्रयोगशीलता दिखाई। काव्य रूपों में प्रयोगशीलता को देखेंगे, गीति काव्य में प्रयोगशीलता को देखेंगे, लंबी कविताओं में प्रयोगशीलता को देखेंगे और लास्ट में प्रयोगशीलता और काव्य विकास, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो अब हम लोग पहले समझ लेते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता से तात्पर्य काव्य रचना के परंपरागत स्थापित मानदंडों, मूल्यों, अभिव्यक्ति के तौर तरीकों को अस्वीकार करके काव्य कथन शैली, भाषा, काव्य रूपों, छंद योजना आदि में कुछ नयापन लाना, कुछ ऐसे प्रयोग करना जिसके द्वारा नवीन कथ्य को अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यक्त और संप्रेषित किया जा सके। अर्थात प्रयोगशीलता का अर्थ ऐसा हुआ कि कुछ नयापन लाना, जो परंपरागत तरीका चले आ रहा था उसमें कुछ क्या लाना, नयापन लाना, और वो नयापन क्या हो, प्रभावशाली हो, अर्थात लोगों को पसंद आए, एक सकारात्मक परिवर्तन उसमें आ सके। तो नए नए प्रयोग करने के लिए रचनाकार में भी कुछ गुण जरूर होने चाहिए, जैसे उसमें प्रतिभा होनी चाहिए, संवेदनशीलता होने चाहिए, कल्पनाशीलता, व्यापक जीवन दृष्टि, भाषा पर अधिकार, ये सब बातें होनी चाहिए, तभी नए नए प्रयोग किए जा सकते हैं। जो रचनाकार जितना अधिक संवेदनशील, प्रतिभा संपन्न तथा व्यापक दृष्टि वाला होता है, वह उतना ही अधिक प्रयोगधर्मी होता है। अपनी रचनाओं में नए नए प्रयोग करने की क्षमता उसमें उतनी ही अधिक होती है। युग की वैचारिक बौद्धिक चेतना जब कवि को प्रभावित करती है तो भी वो प्रयोग करने में प्रवृत्त होता है। अगर निराला जी का बात करें तो निराला जी में ये सारे गुण कूट कूट कर भरे हुए थे, अर्थात वे संवेदनशील भी थे, प्रतिभा संपन्न भी थे, व्यापक दृष्टि वाला व्यक्ति भी थे, है ना। इसलिए उन्होंने अपने रचनाओं में बहुत सारे नए नए सफल प्रयोग किए। आप ये भी जानते हैं कि निराला जी को छायावादी कवि कहा जाता है। छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं उनमें से निराला जी अग्रगण्य है। और छायावादी युग में स्वतंत्रता आंदोलन, राष्ट्र को पराधीनता के पासों से मुक्त करने की कामना तीव्र से तीव्रतर होती गई। अर्थात ये वही समय था जब क्या है, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, अर्थात लोग देश को आज़ाद करने के लिए लगे थे। और छायावादी जो रचनाकार थे ये भी अपने रचनाओं के द्वारा इसी को तीव्रता प्रदान कर रहे थे। भारतेंदु युग में जो नवजागरण की लहर उठी थी वो और अधिक शक्तिशाली और ऊर्जस्वी हो गई थी। आप जानते हैं कि पहले भारतेंदु युग आया, उसके बाद द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद का जो समय है वो छायावाद का समय है। तो मुक्ति की यह कामना साहित्य के क्षेत्र में भी उभरती दिखाई देती है और इसी मुक्ति के दर्शन ने साहित्यकारों को परंपरा से विच्छिन्न होने तथा नए नए प्रयोग करने की प्रेरणा दी। इन साहित्यकारों में निराला जी भी अग्रगण्य है। उनके काव्य के सभी क्षेत्रों में प्रयोगशीलता दिखाई देता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि काव्य के क्षेत्र में प्रयोगशीलता। तो निराला काव्य के विकास के 4 चरण हैं।
अर्थात निराला जी बहुत लंबे समय तक लिखते रहे। पहला जो समय था वो था छायावाद का समय, है ना, अर्थात उन्होंने छायावादी काव्यों की रचना की, जिसके लिए वे सर्वाधिक प्रसिद्ध भी हैं। छायावाद के बाद का जो समय है वो प्रगतिवादी काव्य का समय है। इसमें भी उन्होंने रचनाएं की ना। जब उम्र का अंतिम पड़ाव आया तो उस समय उन्होंने अर्चना और आराधना परक काव्य अर्थात भक्ति काव्य की भी रचनाएं की। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया देश को तो उसके बाद जो मोहभंग का काव्य है, अर्थात लोगों ने स्वतंत्रता के बाद जो उम्मीद पाल रखे थे, जब वो उम्मीद टूटने लगा, है ना, अर्थात मोहभंग होने लगा, तो उस समय का काव्य, अर्थात सभी तरह की रचनाएं उन्होंने की। तो छायावादी काव्य को विद्रोह का काव्य भी कहा जाता है और ये स्वर उनमें भी दिखाई देती है। उसमें एक और रीतिकालीन पंकिल श्रृंगार के प्रति विद्रोह है, तो दूसरी ओर द्विवेदी युगीन नीतिमत्ता के विरुद्ध विद्रोह। अर्थात इससे पहले का जो समय था, अर्थात जो रीतिकाल का समय था या फिर कह सकते हैं द्विवेदी युग जो था, तो अब उसका जो सिस्टम था उसके प्रति विद्रोह था, कुछ नयापन लाने का सोच था। निराला के काव्य में स्वच्छ प्रेम या उन्मुक्त प्रेम के जो चित्र हैं वे रीतिकालीन श्रृंगार रस के कवित सवैयों में अंकित प्रणय चित्रों से भिन्न तो है ही, उसमें द्विवेदी युगीन नैतिक मूल्यों की धज्जियाँ भी उड़ाई गई है। अर्थात द्विवेदी युग जो था उसमें अधिकतर क्या है ना, नैतिक बातों को रखा जाता था। वैसे ही अगर रीतिकाल की बात की जाए तो उसमें तो सिर्फ क्या है, श्रृंगारिक रचना ही होती थी। तो निराला जी ने उन सब की धज्जियाँ उड़ाई, अर्थात उसमें क्या है, नया कुछ लाए। प्रकृति के प्रति भी निराला जी का दृष्टिकोण अन्य छायावादी कवियों की तरह पूर्ववर्ती कवियों से भिन्न है। निराला के प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है कि उन्होंने प्रकृति के सौम्य रमणीक क्षेत्रों के साथ साथ अपने रौद्र भयानक रूप का भी चित्रण किया है। अर्थात प्रकृति चित्रण का अगर बात करें तो अधिकतर कवि क्या है, प्रकृति के सौम्य और रमणीक क्षेत्रों का वर्णन तो करते हैं, लेकिन निराला जी ने इन वर्णनों के साथ साथ प्रकृति के रौद्र और भयानक रूप का भी चित्रण करते हैं। निराला ने राष्ट्र प्रेम की भावना भी व्यक्त की है। सोते हुए देश को जगाने के लिए उद्बोधन भी किया है। अतीत का गौरव गान कर हताश मनों को संबल प्रदान किया है। पराजय भावना से मुक्त होकर संघर्ष करने, जूझने और मर मिटने का आह्वान भी किया है। आगे चलकर कवि छायावाद के बंधनों से मुक्त हो, अनीति, अत्याचार, शोषण आदि से मुक्त होने के लिए प्रयोगवादी कविताएं, अर्थात छायावाद के बाद के समय में कुछ महत्वपूर्ण कविताएं हैं, जैसे वह तोड़ती पत्थर, आपने पढ़ा होगा, वह तोड़ती पत्थर देखा था मैंने इलाहाबाद के पथ पर, इस तरह की कविताएं हैं। वैसे ही जो भिक्षुक बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध कविता है ना। रानी और कानी, कुकुरमुत्ता, राजे ने अपनी रखवाली की, है ना, झिंगूर डटकर बोला आदि प्रयोगवादी कविताएं लिखी। वृद्धावस्था में उन्होंने आध्यात्म संबंधी या प्रार्थना परक गीत लिखे, जिसमें विषय की नवीनता तो नहीं थी, पर काव्य भंगिमा में अवश्य नयापन था। मोहभंग की कविताएं, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की जो कविताएं हैं, जिसमें उन्होंने शासक वर्ग तथा पूंजीपति उद्योगपति वर्ग की मिलीभगत तथा उसके कारण आम आदमी की दुर्दशा का चित्रण बड़ी पैनी एवं यथार्थवादी दृष्टि से किया है। अर्थात लोगों को आज़ादी मिलने के बाद जो उम्मीदें थी, वो उम्मीद जब टूटने लगी तो उन सभी विषयों को भी उन्होंने अपने कविता का आधार बनाया। तो सारांश यह है
कि निराला ने अपनी कविताओं के माध्यम से अपने युग के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त अनीति, शोषण, अन्याय और दुरंगी नीति की कठोर आलोचना कर जन जन की भावनाओं का प्रतिनिधित्व किया है। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो काव्य रूपों में प्रयोगशीलता, तो निराला ने काव्य रूपों के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग किए हैं। परंपरागत गीति काव्य से उनका गीति काव्य भिन्न है। दूधनाथ सिंह ने, है ना, जो भी खुद भी क्या है बहुत प्रसिद्ध रचनाकार थे, तो उन्होंने विषय तथा रूप की दृष्टि से निराला के संपूर्ण काव्य को 6 श्रेणियों में विभाजित किया है। अंत संगीत की रचनाएं, लंबी कथात्मक कविताएं जिसमें कि राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास प्रसिद्ध है, वैसे ही राष्ट्रीय उद्बोधन की कविताएं, जागो फिर एक बार तथा बादल राग, है ना, ये प्रसिद्ध कविताएं हैं। वैसे ही काव्य अभिजात्य से मुक्ति प्रयास की कविताएं जैसे कि जूही की कली, ऋतु और प्रार्थनापरक गीत तथा प्रगति की कविताएं। तो इस तरह से मिला जुला कर 6 प्रकार की कविताओं के रूप में उन्होंने क्या है इसको विभक्त किया है। उनके गीतों के इस अपार भंडार में मनोभावों तथा शिल्प के स्तर पर अनेक प्रयोग किए गए हैं। शिल्प की दृष्टि से नई लय, लोकगीतों तथा गजल के लिए नए नए रूप मिलते हैं। आत्मपरक गीतों में करुणा की अंतर्धारा प्रवाहित होती है। प्रार्थना गीतों में एक और आत्मनिवेदन, स्वयं को पीड़ा मुक्त करने की विनय है और दूसरी ओर देश को स्वाधीन बनाने की चाह है। ऋतु गीतों में भी हर्ष, विषाद, मुक्ति की आकांक्षा तथा अन्य मानवीय भावों की अभिव्यक्ति पाई जाती है। उनके गीतों की एक विशेषता यह भी है कि कुछ गीतों को छोड़कर उनमें स्वानुभूति, निजी सुख दुख की अभिव्यक्ति बहुत कम है। सार्वभौमिक भावनाओं की अभिव्यक्ति अधिक है, अर्थात उन्होंने अपने सुख दुख को किनारे रखकर जो सार्वजनिक भावनाएं हैं इसी को सामने रखा है। कुछ गीतों में मातृभूमि की वंदना भी की गई है। निराला की लंबी कविताएं भी उनकी प्रयोगधर्मिता का परिचायक है। लंबी कविता जैसे राम की शक्ति पूजा, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध है। क्या है, आख्यान परक लंबी कविता है। उसी तरह से अगर सरोज स्मृति की बात की जाए तो इसको क्या माना जाता है, एक शोक गीति माना जाता है ना। अपनी बेटी सरोज जो नाम था उसका असामयिक क्या है निधन होने के बाद उन्होंने ये रचना की थी, है ना। वैसे ही तुलसीदास नामक जो रचना है इसमें भारतीय संस्कृति का गौरवगान करने वाली तथा यवन काल में देश की दुर्गति और उसके अधःपतन पर खिन्नता प्रकट करने वाली रचना है। इन सभी में निराला ने नए छंद, नए भाव, नई काव्य भाषा का प्रयोग कर अपनी नए नए प्रयोग करने की क्षमता का परिचय दिया है। काव्य भाषा, अब इस टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो निराला की काव्य भाषा में परंपरा और प्रयोग दोनों का ही अद्भुत सम्मिश्रण है, अर्थात इन्होंने परंपरा का भी पालन किया है और नए प्रयोग भी किए हैं। काव्य भाषा के जिन आवश्यक गुणों की चर्चा परंपरागत आलोचकों तथा काव्य शास्त्रियों ने की है वे सब निराला के काव्य में मिलते हैं। उनकी भाषा में प्रसाद, माधुर्य तथा औज तीनों गुण विद्यमान हैं। जो हम लोग 3 गुणों की बात करते हैं, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण तथा औज गुण, तो तीनों विद्यमान है। शब्द शक्ति की अगर बात करें तो जो शब्द शक्ति में हम लोग अभिधा, लक्षणा और व्यंजना की बात करते हैं तो इन्होंने तीनों का प्रयोग किया है। वैसे ही अगर अलंकारों की बात की जाए तो उन्होंने अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा का सुंदर प्रयोग किया है। पाश्चात्य काव्य में
जो चर्चित कुछ अलंकार थे जैसे मानवीकरण, विशेषण विपर्यय तथा क्या है ध्वन्यार्थ व्यंजना, तो इन सभी का भी उन्होंने सार्थक और सुष्ठु प्रयोग किया है। ध्वन्यात्मकता भी उनके काव्य भाषा का विशेष गुण है। निराला की काव्य भाषा की एक विशेषता है कि उपयुक्त शब्द चयन, अर्थात किन शब्दों का कहाँ प्रयोग करना है इसमें वे माहिर थे। अनेक पर्यायवाची शब्दों का वह प्रसंग के अनुरूप किसी एक का प्रयोग करते हैं। जैसे कि राम की शक्ति पूजा नामक जो उनकी रचना है उसमें उन्होंने देवी के लिए कभी महाशक्ति तो कभी पार्वती, कभी श्यामा, कभी भगवती, कभी भीमा मूर्ति, कभी माता, कभी वामा, कभी दशभुजा, कभी दुर्गा आदि शब्दों का प्रयोग किया है। परंतु इनके प्रयोग के पीछे प्रासंगिकता है, कवि का अपना विवेक है। पंक्ति के बीच में तुक का प्रयोग भी निराला की काव्य भाषा की विशेषता है। जैसे कि इन पंक्तियों में से देखा जा सकता है, जब कड़ी मारे पड़ी दिल हिल गया, मुक्ति को तब युक्ति से दिल खिल गया। तो यहाँ पर कड़ी पड़ी देख सकते हैं, ये क्या है पंक्तियों के बीच में भी क्या है इस तरह का तुक का प्रयोग। वैसे ही मुक्ति युक्ति है ना, तो इस तरह का प्रयोग देखा जा सकता है। काव्य बिंब की अगर बात करें तो काव्य बिंब काव्य भाषा के एक सशक्त उपकरण होते हैं और निराला के काव्य में बिंबों का भी वैविध्य देखने को मिलता है। उनके काव्य में सभी प्रकार के बिंब है ना, जो आप पढ़े होंगे बहुत तरह के बिंब, जैसे कि चाक्षुष बिंब, स्रोत बिंब, घ्राण बिंब, स्पर्श है ना। वैसे ही व्याकरणिक आधार पर विशेषण बिंब है ना, क्रिया बिंब, गति के आधार पर स्थिर तथा गतिशील बिंब तथा प्रभाव की दृष्टि से विराट और कोमल बिंब मिलते हैं। अर्थात सभी प्रकार के जो काव्य बिंब है उसका उन्होंने बखूबी से प्रयोग किया है। अब हम लोग देखते हैं कि छंदों के क्षेत्र में प्रयोगशीलता। तो निराला काव्य में अंतर्निहित मुक्ति चेतना केवल कथ्य और काव्य भाषा के क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि उनकी छंद योजना में भी दिखाई देती है। वो छंदों के बंधन से मुक्त होने की उद्घोष करने वाले कवि हैं। अर्थात जो छंद मुक्ति की बात करते हैं तो ये निराला के काव्य में बहुत अच्छे से दिखाई देती है। तो इस प्रकार निराला के काव्य में विषय, काव्य रूप, काव्य भाषा, छंद, बिंब विधान में जो विविधता, गहनता और नवीनता है वो हिंदी के अन्य किसी भी आधुनिक कवि में नहीं है। तो इस प्रकार ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।